पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा, ओबीसी समाज के लोगों के द्वारा क्यों चलाई जा रही है, इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की जो तारीख है वो 9 अगस्त की तारीख है और 9 अगस्त का दिन पूरी दुनिया के लोग मूल निवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। मूल निवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त का दिन मनाया जाता है। इसके पीछे का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में कुछ लोग हर देश में ऐसे हैं जो शुरू से उसी देश में रहने वाले हैं और कुछ बाहर से लोग आकर के बस गए। तो 2 प्रकार के लोग दुनिया के तमाम देशों में रहते हैं। एक जो शुरू से उसी देश में रहने वाले लोग हैं जिनको मूल निवासी कहा जाता है, और दूसरे जो बाहर से आकर के उस देश में बस गए तो विदेशी लोग हैं, मगर वो भी भारत आकर के देश में बस गए तो भी देश के नागरिक हो गए। तो एक नागरिक है और एक मूल निवासी है। मूल निवासी का मतलब ये है कि जिसकी पीढ़ियां यहीं की हैं, जो यहीं शुरू से यहीं के रहने वाले हैं, और विदेशी लोग वो हैं जो बाहर से आकर के यहाँ बस गए और देश की नागरिकता ले लिया तो नागरिक हो गए। जैसे यहाँ से कोई अमेरिका गया, अमेरिका की नागरिकता ले लिया, कोई ब्रिटेन गया, ब्रिटेन की नागरिकता ले लिया तो नागरिक हो गया। लेकिन मूल निवासी अमेरिका ब्रिटेन का नहीं है, मूल निवासी भारत का है। वैसे ही भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग विदेशी लोग आए और बहुत सारे लोग मूल निवासी हैं। क्योंकि जैसे दिन अगर आप कहो तो रात अपने आप समझ में आ जाता है, अगर रात भी होता है, तो ऐसे अगर मूल निवासी कहो तो अपने आप समझ में आ जाता है कि कोई विदेशी का भी कोई न कोई मामला है। तो इस देश में जो हमारा भारत देश है, अगर हम भारत देश के इतिहास को पढ़ें तो इतिहास का एक पन्ना है आर्यों का भारत में आगमन। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा, मतलब आर्य लोग भारत में आए, आर्यों का भारत में आगमन। फिर आगे इतिहास पढ़ाया जाता है मुगलों का भारत पर आक्रमण, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अंग्रेजों का राज भारत में स्थापित होता है, फिर अंग्रेज कैसे भारत को छोड़कर जाते हैं। ये सारा एक इतिहास भारत का इतिहास है। तो जो भारत के इतिहास में एक चैप्टर है आर्यों का आगमन, इसका मतलब आर्य कोई रहे होंगे जो विदेश से भारत में आए। एक है मुगलों का आक्रमण। तो मुगलों के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, मुगलों ने इस देश पर राज किया था और मुगलों के विरोध में हमारे तमाम महापुरुष लड़ाई लड़े, जिसमें एक बड़ा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से बहुत लड़ाई लड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो आर्य नाम का विदेशी भारत में आया, इसका इतिहास है। दूसरा मुगल नाम का विदेशी भारत में आया। तीसरा अंग्रेज नाम का विदेशी भारत में आया। 3 तो प्रमुख रूप से भारत में आए। इसके अलावा छोटे छोटे टुकड़े में और भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन प्रमुख रूप से 3 विदेशी भारत में आए जो इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो जिसमें मुगल का बंदोबस्त हो गया। मुगल या तो सारे लोग या तो मर खप गए, या जो बचे हुए थे वो पाकिस्तान चले। पाकिस्तान क्यों चले गए? जब उनको अलग देश मिल गया तो राज करने वाले लोग थे, भारत में रह के लात जूता खाने के लिए यहाँ क्यों रुकते? तो चले गए। भारत में जिनको हम मुगल समझते हैं वो मुसलमान है, मुगल नहीं है। मुगल और मुसलमान में अंतर है। क्या अंतर है? मुगल नस्ल से विदेशी लोग थे, मगर मुसलमान तो कोई भी हो जाता है। जिसने इस्लाम को कबूल किया वो मुसलमान हो गया। तो भारत में जो मुसलमान हैं वो मुगलों के वंशज नहीं है, बल्कि वो हमारे ही खून के लोग हैं। जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया वो मुसलमान हो गए। जैसे आप जाओ मेरठ में जाओ, सहारनपुर में जाओ, बागपत में जाओ, उधर जाओ तो क्या है, आपको कहा जाएगा कि ये गुजर मुस्लिम है, ये मुस्लिम गुजर हैं और ये हिंदू गुजर है। ये मुस्लिम जाट का मोहल्ला है, ये हिंदू जाट का मोहल्ला है। ये मुस्लिम तेली का मोहल्ला है, ये हिंदू तेली का मोहल्ला है। कहा जाता ना है, ऐसा नहीं है। ये मुस्लिम धोबी है, ये हिंदू धोबी है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जो लोग मुसलमान हैं आज की तारीख में भारत में, वो मुगल नहीं है, वो यहीं के लोगों से धर्म परिवर्तित हुए लोग हैं।
जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, स्वीकार किया, वो लोग मुसलमान हो गए। भारत में जो करोड़ों मुसलमान हैं वो अरब और ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि वो हम ही लोगों से धर्म परिवर्तित लोग हैं। एक बात ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि मुगल नाम का जो विदेशी था वो लड़ाई में मर गए, खप गए, या थोड़ा बहुत बचे रहे होंगे तो पाकिस्तान चले गए। भारत में मुगल नाम का विदेशी नहीं है। जो मुसलमान हैं वो हमारे ही भाई हैं, हमसे ही कन्वर्टेड है। तो मुगलों का एक बात समझ में आ गया, अंग्रेजों को हमारे बाप दादा ने इस देश से खदेड़ने का काम किया, अंग्रेजों का भी बंदोबस्त हो गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो आर्यों का पहला चैप्टर है कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले आर्य इस देश में आए, उनका कुछ पता नहीं चला कि वो किधर रहते। उनका भी पता लगाना जरूरी है, मगर उनका पता ही नहीं चला कि वो रहते किधर हैं। आर्य लोग किधर रहते हैं ये पता चले तब ना उनका बंदोबस्त कुछ होगा। तो इतिहास में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें कुछ विद्वान लिखते थे नहीं आर्य तो यहीं के थे, तो कुछ विद्वान लिखते थे नहीं वो विदेश से आए, तो कुछ विद्वान लिखते थे कि आक्रमण करने के लिए आए, तो कुछ लिखते थे पशुपालन करने के लिए। तो पूरा इतिहास कंफ्यूजन से आर्यों के बारे में भरा पड़ा। तो ये एक बड़ा संकट हो गया पढ़ने वाले लोगों के सामने, समझने वाले लोगों के सामने। आखिर ये अंग्रेज विदेशी का बंदोबस्त हो गया, मुगल विदेशी का बंदोबस्त हो गया, हूण शक जो लोग आए वो भी खत्म हो गए, किसी का राजपाट अब है नहीं। लेकिन ये जो आर्य नाम का विदेशी आया इसका कुछ पता नहीं चल रहा हो क्या गया। अमेरिका में एक उता यूनिवर्सिटी, वहां एक वैज्ञानिक हुए माइकल बामसाद। माइकल बामसाद को एक बात समझ में नहीं आई जब वो पूरी दुनिया के बारे में देख रहे थे, तो उनको एक बात ये समझ में नहीं आई कि अमेरिका में जाति नहीं है, ब्रिटेन में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, दूसरे देशों में जाति नहीं है, जाति दूसरे देश में नहीं है, मगर भारत में इतनी 6000 से ज्यादा जातियां हैं, हजारों जातियां हैं। हर जाति के लोग दूसरी जाति से लड़ते रहते हैं। तो बड़ा कंफ्यूज थे कि आखिर भारत में जो इतने लोग हैं, हजारों जातियां हैं, और ये कोई अपने को ऊंचा मानता है, कोई उससे ऊंचा मानता है, कोई उससे ऊंचा मानता है, फिर कुछ जाति दूसरी जातियों का छुआ भी नहीं खाती, कुछ जाति दूसरे जाति का बनाया नहीं खाती, है कि नहीं है ऐसा? गाँव में शेड्यूल कास्ट की बस्ती में कुत्ता थाली चाट ले तो पवित्र है, और शेड्यूल कास्ट का आदमी हाथ लगा दे तो वो बाहर चली जाती, घर से चली जाती, नहीं चली जाती। हमारे ओबीसी के घरों से भी बाहर हो जाती है, ब्राह्मण के घर से तो हो ही जाती है। हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके दिमाग में भी वो बातें हैं, ऊंच नीच की, छुआछूत की, तो वो बातें जो है दिमाग में, क्योंकि आदमी का जो व्यवहार है वो दिमाग के ऊपर निर्भर करता है, जैसा दिमाग सोचता है वैसा ही व्यवहार में निर्भर करता है। तो ये छुआछूत है। तो माइकल बामसाद ने सोचा इतना ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, आपसी लड़ाई, आखिर ये क्यों हो रहा है? तो पता किया जाए क्या ये एक ही नस्ल के लोग हैं या अलग अलग नस्लों के लोग, जानकारी किया जाए। तो अमेरिका सरकार से परमिशन लेकर के, भारत सरकार से भी परमिशन लेकर के माइकल बामसाद ने एक डीएनए प्रोजेक्ट तैयार किया। किस बात के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया? कि भारत में जो अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जो अलग अलग लोग रहते हैं, वो सब एक ही नस्ल के लोग हैं या अलग अलग नस्लों के लोग? नस्ल तो समझ रहे हैं ना, जैसे एक सफेद बाली वाला गेहूं होता है, एक लाल बाली वाला गेहूं होता है। आप लोग किसान हैं तो हम भी किसान हैं, इसलिए किसान की भाषा में बताया। तो जब लाल बाली वाला गेहूं डालोगे तो लाल बाली ही निकलेगी ना, वही निकलेगा। और सफेद बाली वाला गेहूं अगर जमीन में डालोगे तो सफेद बाली वाला पैदा होगा। ऐसा नहीं लाल बाली वाला डालोगे सफेद बाली पैदा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब यही डीएनए है कि जिसका जो डीएनए है वो वंशानुगत आता रहता है, वो शरीर में होता है। तो उन्होंने डीएनए प्रोजेक्ट बनाया, और डीएनए प्रोजेक्ट बनाया तो डीएनए प्रोजेक्ट इस बात के लिए बनाया कि पता किया जाए कि इन लोगों की नस्लें एक है या अलग अलग नस्ल के ये लोग हैं। जब उन्होंने ये डीएनए प्रोजेक्ट बनाया तो भारत सरकार की भी परमिशन लिया और भारत के भी वैज्ञानिकों को शामिल किया। नहीं तो भारत के लोग कह देते ये तो अमेरिका से आके कर लिए,
और हमको तो कुछ पता नहीं है सही किए गलत किए क्या किए। तो भारत के वैज्ञानिकों को भी शामिल किया, भारत सरकार की भी परमिशन लिया और डीएनए टेस्ट किया। डीएनए टेस्ट करने के लिए सबका नाखून लिया, खून लिया, बाल लिया, चमड़ी लिया और सारा लेकर के क्या किया, टेस्ट किया। टेस्ट की रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि अंग्रेजी का अखबार है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ने को देहातों में टाइम्स ऑफ इंडिया मिलता नहीं, क्योंकि हमारे लोगों को हिंदी का अखबार नहीं पढ़ते तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ना तो बहुत ज्यादा बोझ है। अंग्रेजी आती भी नहीं हमारे लोगों को, जिसको आती है उसको भी देहात में अंग्रेजी का अखबार मिलता नहीं। हिंदी का ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, अंग्रेजी का कहाँ से मिलेगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी का अखबार है उसमें 21 मई 2001 को एक रिपोर्ट छपी। वो रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट ये थी कि भारत में जो ब्राह्मण लोग रहते हैं उनका जो डीएनए है वो यूरेशिया में जो काला सागर है, काला सागर के पास में जो अस्कमोजी नाम का प्रांत है और अस्कमोजी प्रांत में जो मोरवा लोग रहते हैं, उन लोगों से भारत के ब्राह्मणों का डीएनए मिलता है, मैच करता है। एनडी तिवारी का नाम सुना आपने? एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे ना। शेखर नाम का एक लड़का था, वो बड़ा हो गया, उसकी माँ का पता था, बाप का पता नहीं था। तो उसने अपनी माँ को पूछा होगा कि माँ हमारी बाप कौन है? तो माँ ने बताया तुम्हारे बाप एनडी तिवारी है मगर शादी नहीं की है। तो उसने एनडी तिवारी को कहा मुझे अपना बेटा मान लो। तो एनडी तिवारी ने कहा हम तुम्हें अपना बेटा नहीं मानेंगे। तो उसने हाई कोर्ट में केस कर दिया और जब हाई कोर्ट में उसने केस कर दिया तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट किया जाए। डीएनए कितना महत्वपूर्ण है ये समझा, डीएनए टेस्ट किया जाए, क्योंकि डीएनए बताएगा किसका बाप कौन है, उस किसके वंशज कौन है, डीएनए बताएगा। वैज्ञानिक प्रूफ सबके शरीर में कोई इनकार नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। एनडी तिवारी ने कहा हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, बुजुर्ग हो गए, हमारा डीएनए नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा एनडी तिवारी को पकड़ो और पकड़कर उनका डीएनए टेस्ट करो। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री रह चुके आदमी, नेता आदमी, उन्होंने सोचा अब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, डीएनए टेस्ट होने के बाद लड़के को लड़का मानूं, पहले ही मान लूं तो ठीक है, इज्जत बच जाएगी। तो उन्होंने बुढ़ापे में उसकी माँ उज्ज्वला शर्मा से शादी किया और उसको अपना लड़का माना। ये काल्पनिक बात नहीं है, सारी खबरों में आई हुई बातें हैं जो मैं कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये है डीएनए वंशावली बताता है, हजारों साल पहले आपके पूर्वज कौन थे वो डीएनए बताएगा। तो ये जो डीएनए रिपोर्ट आई टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को, उससे ये साबित हुआ कि जो ब्राह्मणों का डीएनए है वो यूरेशियन लोगों का डीएनए। तो जो हम बहुत दिन से खोज रहे थे कि आर्य कहाँ गए यार, आर्य कहाँ गए, आर्य कहाँ गए, आर्य कहाँ गए, इतिहास में तो पढ़ाया जाता आर्य आए विदेश से, लेकिन ये भारत में कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गायब हो गए। तो जब डीएनए रिपोर्ट आई तो ये पता चल गया, कन्फर्म हो गया, पक्का हो गया कि आर्य विदेशी कोई और लोग नहीं है, ये ब्राह्मण लोग ही आर्य हैं जो विदेश से आए। तभी एक बात और समझ में आ गई कि इतिहास तो सारा इन्होंने ही लिखा। तो इसलिए जब आर्यों का इतिहास लिखा तो लिखा आर्यों का भारत में आगमन, और जब मुगलों का इतिहास लिखा तो क्या लिखा, मुगलों का भारत पर आक्रमण। आगमन और आक्रमण में थोड़ा अंतर है ना। तो क्या यहाँ के लोग आर्यों को निमंत्रण देने गए थे हमारे यहाँ आ जाओ? आगमन तो अतिथि का होता है ना, जो मारपीट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, राज करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए आता है, उसका आगमन थोड़ा ही होता है, उसका आक्रमण होता है। तो आक्रमण किया इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने आक्रमण किया, जिन्हें उन्होंने आर्य लिखा, छुपाने के लिए, अपने को छुपाने के लिए आर्य लिखा। तो कुछ लोग तो जानते थे लेकिन ये प्रमाणित नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये डीएनए का टेस्ट आ गया तो ये प्रमाणित हो गया कि जो आर्य थे वास्तव में वो ब्राह्मण लोग हैं। और तब ये भी बात समझ में आ गई कि ब्राह्मण क्यों अपने को ऊंचा घोषित करते हैं, क्यों सारे लोगों को नीचा घोषित करते हैं। नहीं तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे यार, हम भी गेहूं चावल रोटी सब्जी खाते हैं, ये भी रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, ये क्यों अपने को ऊंचा घोषित करते हैं, क्यों हमको नीचा घोषित करते हैं। बातें समझ में नहीं आ रही थी। जब डीएनए की रिपोर्ट आई तब पता चला अच्छा ये बात है कि ये लोग विदेशी लोग हैं।
और विदेशी होने की वजह से इन्होंने यहाँ के लोगों को कभी शूद्र घोषित किया, कभी अछूत घोषित किया। 6000 जातियों में बांटा। हर जाति का अलग नाम है, हर जाति का अलग काम है, हर जाति की अलग पहचान है कि नहीं? सबका नाम अलग, सबका काम अलग, सबकी पहचान अलग, और सब बड़े बड़े तो सब है ना। हर जाति कहती मेरी जाति सबसे महान है, कहती है कि नहीं कहती? जब हर जाति महान है तो एक जाति का आदमी दूसरी जाति से नमस्कार नहीं करेगा। जैसे चौराहे पर यादव जी खड़े हैं, गंगवार जी खड़े हैं, पाल जी भी खड़े हैं, विश्वकर्मा जी भी खड़े हैं, प्रजापति जी भी खड़े हैं, तो सब कहेंगे यार हम बड़े हम बड़े हम बड़े। तो पहले नमस्कार कौन करे? ये संकट खड़ा हो जाएगा तो पहले कोई नमस्कार नहीं करेगा तो बातचीत नहीं बढ़ेगी, और बातचीत नहीं बढ़ेगी तो सबके सबकी पिटाई बारी बारी से होगी, और पिटाई करने वाला एक होगा और पीटे जाने वाले ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि बटे हुए हैं। तो जो विदेश से आता है उसकी संख्या कम होती है। अभी मैं जिस गांव में मीटिंग ले रहा था वहां के गांव वालों ने बताया यहाँ एक भी घर ब्राह्मण नहीं है। आपके गांव में पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं पता है। इस गांव में भी नहीं है। इसका मतलब गांव के गांव बहुत सारे ऐसे गांव है जिसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि जो विदेश से आता है उसकी संख्या ही कम होती है। जैसे आपके गांव में कोई बाहर से आके बसे होंगे तो 2 घर बसे होंगे, 4 घर बसे होंगे, 6। जो बाहर से आता उसकी संख्या मूल निवासियों से कम ही होती है। तो ब्राह्मणों की संख्या भी देश में कितनी है? 3.5% है। लेकिन 3.5% के ब्राह्मण जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर हैं, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर हैं, और सबको नीचा घोषित किए हुए हैं, और हम लोग भी उनको ऊंचा मान रहे हैं। पाए लागी पंडित जी बोलते हैं कि नहीं बोलते? स्वतंत्र देव सिंह का वीडियो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? देखा। 10 साल के ब्राह्मण लड़के का पैर धुल रहा है। ऐसे लोगों को हमारा नेता बनाया जाता है जो 10 साल के ब्राह्मण लड़के का पैर धुलता हो। समझने की बात है, जिनकी संख्या देश में 3.5% है, वो ब्राह्मण अपने को समाज में भी ऊंचा किया हुआ है, राजनीति में भी ऊंचा किया है, धर्म में भी ऊंचा किया है, और मेहनत कुछ नहीं करता है। ये देश अगर चल रहा है तो ब्राह्मणों के किसी भी काम से नहीं चल रहा है। अगर ये देश चल रहा है तो हम लोगों के काम से चल रहा है। खेती हम कर रहे हैं, पशुपालन हम कर रहे हैं, सामान हम बना रहे हैं, लकड़ी का हो चाहे लोहे का हो, सारा काम तो हम कर रहे हैं ना, पिछड़े वर्ग के लोग कर रहे हैं। अगर ये देश चल रहा है तो हमारी बदौलत चल रहा है। अगर किसान पैदा ना करे तो खाएगा क्या ब्राह्मण? खाएगा तो हल नहीं चलाता। जब हल नहीं चलाता, पराशर स्मृति में लिखा ब्राह्मणों ने कि अगर ब्राह्मण हल चलाए तो पाप लगता है, तो उनको तो हल चलाने से पाप लगता है, और हम हल चलाकर पैदा करते हैं तो आके लूट के लेकर गठरी बांध के चला जाता है। इसीलिए डॉक्टर सोनेलाल पटेल कहते थे कि एक कमेरा है, एक लुटेरा है। कमेरा कौन है? ये जो बहुजन समाज है, 85% समाज है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पैदा करता है, उत्पादन करता है, वो कमेरा है। रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ बनाया तो उन्होंने कहा ये अर्जन करने वाला है, जो पैदा करने वाला है, अर्जन करने वाला है, वो अर्जक है। काशीराम जी ने कहा कि 85% है और लूटने वाला 15% है। जगदेव बाबू ने कहा ये 90% है और लूटने वाला 10% है। तो हमारे लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि मुगल नाम का विदेशी का खत्म हो गया, अंग्रेज नाम का विदेशी देश से चला गया, लेकिन जो ब्राह्मण नाम का विदेशी है आज देश की विधायिका पर उसका कब्जा है, देश की कार्यपालिका पर उसका कब्जा है, देश की न्यायपालिका पर उसका कब्जा है, देश की मीडिया पर उसका कब्जा है। और हमें ब्राह्मण क्या डर दिखाते? अरे गंगवार साहब, एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। गंगवार साहब जब सुन लिए कि देश पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे तो खून ही खोल गया, क्योंकि हम देश के मूल निवासी हैं, देश के लिए दर्द भी तो हम ही को है, तो देश पे कैसे कोई कब्जा कर लेगा? तो गंगवार साहब पंडित जी के पीछे खड़े हो गए कि हाँ देश पे कैसे, हम आपके साथ हैं। अब पंडित जी की संख्या थी 3.5%, तो 3.5% वोट से गांव में पंच और सरपंच भी नहीं बन सकते थे, तो प्रदेश की पंचायत और देश की पंचायत पर कब्जा कैसे करते? अपने वोट से नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों का डर दिखा दिया कि देश
अब ये देखा नहीं मुसलमान कब्जा कर रहे हैं कि यही कब्जा कर रहे हैं, देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया और खड़े हो गए उनके पीछे। तो जो 3.5 था, 3.5 के पीछे जब 60% ओबीसी खड़ा हो गया, कितना हो गया? 63.5 हो गया। जब 63.5 हो गया तो हर चुनाव जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा? इसके अलावा कुछ एससी के लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ एसटी के लोग खड़े हो जाते हैं, तो हर चुनाव जीतने लायक हो गया। और इसलिए हर जगह कब्जा कर लिया और फिर हमको आरक्षण नहीं दे रहा, फिर हमारी गिनती नहीं कर रहा है, फिर हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर हमारे नेताओं से पैर धुलवा रहा है, हमारा ही समर्थन लेकर हमारे नेता की बेइज्जती कर रहा है, 10 साल के लड़के का पैर धुलवा रहा है। बताइए स्वतंत्र देव सिंह की उम्र क्या है और जिस लड़के का पैर धुल रहे थे उसकी उम्र क्या है? कर रहा है, हमारे ही समर्थन से कर रहा है। अगर हम लोगों ने देखा होता कि ये कह रहा है मुसलमानों का देश पर कब्जा हो रहा है, तो क्या सही में कब्जा हो रहा है? तो फिर हम सोचते कि आजादी को 74 साल हो गए, क्या एक भी मुसलमान प्रधानमंत्री बना देश में? तो पता चलता है एक भी मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं। आजादी के 74 साल में एक भी मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बना। क्या एक गंगवार बना क्या? एक मौर्य कुशवाहा बना क्या? एक यादव बना क्या? एक बार चौधरी चरण सिंह बने थे, गिरा दिया सरकार इन लोगों ने। गिराया कि नहीं गिराया? एक बार देवगौड़ा बने थे तो सरकार गिरा दिया इन लोगों ने। किसी भी ओबीसी के आदमी को 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं रहने दिया, नहीं बनने दिया, आज तक नहीं बनने दिया। या तो ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहे या ब्राह्मणों ने जिसको बनाया वही प्रधानमंत्री। और हमको कह रहे हैं नहीं मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। हम अपना कान देख नहीं रहे। उन्होंने कहा कौवा तुम्हारा कान लेके चला गया, तो हम पेड़ पेड़ पे घूम रहे हैं। कौन से पेड़ पे कौवा कान लेके बैठा है? पहले कान देख लो है कि नहीं। वे देख ही नहीं रहे है कि नहीं है, कौवे के पीछे भाग रहे, पेड़ देख रहे। तो मुसलमानों का विधायिका पर कब्जा नहीं, संसद पर कब्जा नहीं है। संसद पर किसका कब्जा है? कांग्रेस और बीजेपी का। जब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, जब बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। और कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? 14 राज्यों में कांग्रेस की कमेटियां थी। 14 राज्य की कमेटी के लोग ये कह रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन गांधी ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और पंडित नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया पहला। किसी भी योग्यता में सरदार पटेल नेहरू से कम नहीं थे, उम्र में ज्यादा थे, श्रेष्ठ थे, पढ़ाई लिखाई के मामले में कम नहीं थे, कांग्रेस में लड़ाई के मामले में कम नहीं थे, किसी भी मामले में सरदार पटेल कम नहीं थे। केवल एक मामले में कम थे कि वो जाति के ब्राह्मण नहीं थे। ये गांधी का पहला काम नहीं था। इसके पहले सुभाष चंद्र बोस जो कायस्थ थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तो जो गांधी जी का कैंडिडेट था सीताराम पट्टाभी रमैया, वो हार गया। सुभाष चंद्र बोस लीडर थे, सीताराम हार गया। गांधी जी के सपोर्ट के बावजूद हार गया कांग्रेस के चुनाव। गांधी जी ने कहा सीताराम पट्टाभी रमैया की हार हमारी हार है। और सुभाष चंद्र बोस को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया? कहा ये बैकवर्ड लोग हैं, ये जाति के आधार पर भेदभाव करते, ये ब्राह्मणों को ही आगे करना चाहते, हम कायस्थ हैं इसलिए हमको अध्यक्ष नहीं बने रहने दिया, काम नहीं करने दिया, इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, प्रगतिशील मोड़। हम लोग प्रगतिशील हैं, जाति को छोड़ के काम करते। सुभाष चंद्र बोस इसलिए गांधी जी से अलग हुए और इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ थे, उनका क्या हाल हुआ? ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री बनाया जाए इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री की कासगंज में हत्या करवा दिया गया साजिश के तहत। तो ये बहुत सारा इतिहास है जो हम लोगों को समझने की जरूरत है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी और बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी। जब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस। आज जो ओबीसी की गिनती नहीं हो रही तो पहले गिनती कौन रो? कांग्रेस तो करते थे। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जाति आधारित गिनती को रोकने का काम किया। ओबीसी के लिए जो कमीशन बना था उसको रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया। हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है। और बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस ने वो किया कि ताकि ओबीसी को आरक्षण न मिले। और जब 90 में मंडल कमीशन में ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हो गई, 52 को 27 मिला और 27 में क्रीमी लेयर लगाया। क्रीमी लेयर का मतलब एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से वापस ले लिया। क्योंकि जो पढ़ा सकता था ओबीसी
वो तो क्रीमी लेयर में आ गया, उसको आरक्षण नहीं मिलता। और जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ाने लायक नहीं था, उसको ऐसे ही आरक्षण नहीं मिलता, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। तो बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, बजरंग दल वालों ने क्या सोचा? अगर ओबीसी के लोगों की आबादी 60% है, अगर ये संसद को घेरेंगे तो इनको 52 को 52 देना पड़ेगा, और इनके 52 पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है तो ब्राह्मणों का हिस्सा कम होगा। अगर ये अपना हिस्सा लेंगे तो ब्राह्मणों के ने जो कब्जा किया वो कब्जा छोड़ना पड़ेगा ना। कोई एक हाथ जमीन अगर कब्जा कर ले, छोड़ता है? कितना कष्ट होता है कि नहीं होता है? उसके लिए लड़ाई करना पड़ता, झगड़ा करना पड़ता, थाना कोतवाली बुलाना पड़ता है। तब कोई एक हाथ जमीन अगर कब्जा किया हो आपका, तब बड़ी मेहनत से वो छोड़ता है। और जो लाखों नौकरियां आपकी कब्जा किया, आसानी से छोड़ देगा, ऐसे ही छोड़ देगा। लाखों नौकरियों पर जो आपको मिलने वाली थी ओबीसी को, अगर 52 को 52 मिलता, उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। ब्राह्मणों ने सोचा ये अपनी नौकरी के लिए लड़ेंगे तो ले लेंगे, इसलिए इनको मस्जिद से लड़ा दो, मुसलमान से लड़ा दो। तो हमारे गली मोहल्ले में आ गए और कहने लगे, अरे बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए थे, वहां हम लोग राम का मंदिर बनाना चाहते, मगर मुसलमान बनने नहीं दे रहे हैं, चलो अयोध्या। किसको आगे किया? विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, कौन थे ये? सारे के सारे ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, सबको आगे किया। इनके पीछे पिछड़ा वर्ग चला गया। अब जो काम हाथ में लेता उसको तो फतेह ही कर देता, संख्या ही इतनी है। अंग्रेजों को भगाना था, हम लोगों ने भगा दिया। भले ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, मगर गांधी जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और कहा अगर मुझे सरदार पटेल नहीं मिले होते तो मैं सफल नहीं हो सकता। ये जानने के बावजूद भी गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो एक बार उधर लगाया तो उधर अंग्रेजों को भगा दिया, एक बार मस्जिद गिराने में लगाया तो मस्जिद गिरा दिया 6 दिसंबर को। हम तो यात्रा इसीलिए चला रहे हैं, ब्राह्मणों के कहने से बहुत काम कर लिए, एक बार हमारे भी कहने से कर लो। दिल्ली की संसद घेर लो, 1 करोड़ लोग, 50 लाख ओबीसी के लोग, और बोलो अब संसद के अंदर और बाहर तभी कोई जाएगा जब ओबीसी को ओबीसी के हक अधिकार, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर शेड्यूल कास्ट को 15% है, आदिवासी को 7.5% है, तो ओबीसी 52% है, तो 52 को 52 दो। इसके लिए भी एक बार घेर लो। जो काम में लगते हो, फतेह कर लेते हो, फाइनल कर लेते हो, तो अभी तक उनके काम में लगते रहे, एक बार अपने काम में लग जाओ। हम तो यही समझाने के लिए निकले हुए हैं, बाकी कोई ज्यादा काम नहीं है, केवल यही समझे, क्योंकि जानते हैं अगर एक बार समझ गए, लग गए, तो बस मामला फाइनल हो जाएगा। तो मस्जिद गिरवा दिया तो अगर नौकरी के लिए लड़ते तो लाखों नौकरियां मिलती। मस्जिद गिराया तो मुसलमानों की मस्जिद गई, और ऐसी मस्जिद गई जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते थे। हमारे लोगों ने कितना बड़ा सोचा, किलाड़ गिरा दिया मुसारे, कितना बड़ा किलाड़ है। एक ऐसी मस्जिद गिराई जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते थे, चलो गिरा दिया। अब मेहनत किया तो मेहनत का फायदा भी तो मिलना चाहिए। आप गेहूं बोते हो, फसल काटते हो कि नहीं काटते हो? तो बोया किसने? विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया। काट कौन रहा है? अभी मंदिर का आदेश आया ना, ट्रस्ट बनाया मोदी ने। एक भी ओबीसी के आदमी को ट्रस्ट में रखा क्या? अरे दूसरे किसी को ना रखते, हम लोग तो सारे खराब हैं, मगर विनय कटियार तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, उन्हीं की पार्टी में है ना। कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, उन्हीं की पार्टी में है। उमा भारती तो उन्हीं की पार्टी में है। स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य तो उन्हीं की पार्टी में है। उनको तो रख लेते, दूसरे ओबीसी को ना रखते। जो बढ़िया वाले हैं, जिनको पार्टी में रखा तो बढ़िया समझ के रखा ना, उनको रख लेते। मगर एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में रखने का काम नहीं किया, सारे के सारे ब्राह्मणों को रखने का काम किया। इसका मतलब क्या है? हम 3 समय पे केवल हिंदू रहते हैं। जब मुसलमानों से लड़ना हो तो पहले नंबर के हिंदू, जब वोट देना हो तब भी बढ़िया वाले हिंदू, और जब चंदा देना हो तब भी बढ़िया वाले हिंदू। लेकिन जब हम अपने गिनती की बात करें, अपने अधिकार की बात करें कि हमारे बच्चों को भी नौकरियां मिलनी चाहिए, हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, जब हम हिस्से की बात करें तब हम हिंदू होते ही नहीं। वोट देने के लिए हिंदू होते, ये साजिश देश में चल रही है, ये समझने की जरूरत है। तो एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। कांग्रेस भगाओ तो बीजेपी आती है, बीजेपी भगाओ तो कांग्रेस आती है। दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आती है, और दूसरे ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो पहले ब्राह्मण की पार्टी आती है, और दोनों में समझौता है। क्या समझौता है?
2014 में जब हम लोग चिल्ला रहे थे तो कांग्रेस वालों को पता चल गया कि ये लोग अब हमको भगाना चाहते हैं, लेकिन भगाकर क्या कर लेंगे, एक ब्राह्मण की पार्टी को भगाएंगे तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी बीजेपी को लेकर के आएंगे। तो बीजेपी के कान में कांग्रेस वालों ने कहा, बीजेपी वालों सुनो ध्यान से, अभी तक हम इन लोगों को 10 जूता ही मार रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं ये बात सही है, बेरोजगारी है ये भी बात सही है, महंगाई है ये भी बात सही है, इसीलिए तो ये चिल्ला रहे हैं। मानो कि हम इनको 10 जूता मार रहे थे, 10 जूते में ये चिल्ला रहे हैं और इनको उम्मीद है कि बीजेपी वालों तुम आओगे तो 10 जूता का 8 जूता करोगे, 2 जूता आप कम करोगे, ऐसा इन लोगों को उम्मीद है। लेकिन हम कांग्रेस वालों का तुमसे ये कहना है कि तुम आना तो तुम 10 का 8 मत करना, 5 बढ़ा देना, 10 का 15 कर देना। अभी क्या हाल है भाई, डीजल पेट्रोल तो 2-4 रुपए में मिल रहा होगा, कितने में मिल रहा है, शतक लग गया कि नहीं लग गया, लग गया ना, तो बढ़ा ना 5 जूता, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बेरोजगारी का क्या हाल है, हमारे ओबीसी के छात्र जो हैं वो लखनऊ में लाठी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और जो लोग दिल्ली में, बंबई में, लुधियाना में, पंजाब में जो लोग थे उनका क्या हाल हुआ लॉकडाउन में, जब वो सड़क पे बीवी बच्चों को लेकर के निकले तो पानी भी नहीं मिल रहा था। तो हमारे जैसे कुछ समझदार लोगों ने सोचा यार बेचारे वहां से चले हैं, जो रास्ते में दिखे उनको पानी पिलाओ यार, कम से कम ये तो कम से कम कर सकते, ज्यादा कुछ नहीं, बिस्किट ही खरीद के दे दो यार, किसी तरीके से व्यवस्था करें। तो जो लोग जो प्यासे थे उनको भी डंडे मारा पुलिस ने, और जो पानी पिलाने के लिए निकला उसको भी डंडा मारा पुलिस ने। इतनी बड़ी त्रासदी, हजारों किलोमीटर पैदल की यात्रा, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, ट्रेन में बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। इतनी बड़ी त्रासदी तो जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तब भी इतनी बड़ी त्रासदी देखने को नहीं मिली थी जितनी बड़ी त्रासदी हुई। तो जूता बढ़ा कि कम हो गया, बढ़ गया है। और नरेंद्र मोदी ने कहा था बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। अब किसानों पर वार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अरे जब किसान बचेगा तब न किसानों पर वार होगा, बचेगा ही नहीं तो काहे का वार होगा। अभी जो 3 कानून आए हैं इससे किसान बचेगा नहीं, किसानों की जमीन पर अडानी और अंबानी का कब्जा हो जाएगा और किसान अडानी और अंबानी के यहां मजदूर हो जाएगा। किसान बचेगा नहीं, और जब बचेगा नहीं तो वार होने का सवाल ही नहीं, बचता तब न वार होता, तो बचेगा नहीं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों मिले हुए हैं कि जब हम 10 जूता मार रहे थे तो ये तुम्हारी तरफ आए, और जब तुम 10 का 15 कर दोगे तो फिर चिल्लाकर हमारी तरफ आ जाएंगे। जैसे आजकल कुछ चिल्लाना शुरू हो गया है, अभी शुरू हो गया है, तो कांग्रेस वाले कह रहे कुछ करने की जरूरत थोड़ा ही है, चिल्लाने दो, जब चिल्लाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हमारे पास आएंगे। तो 2 ब्राह्मणों की पार्टियां दिल्ली में राज करती हैं और दोनों बारी बारी से जूते बढ़ा रही हैं, और हमको बताते हैं मुसलमान कब्जा कर रहे हैं। हम कभी देखते ही नहीं मुसलमान किधर कब्जा कर रहे हैं। मुसलमान की एक भी राष्ट्रीय पार्टी है, एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। एक ओवैसी है तो उधर ही रहता है अकेले, उसका पूरे भारत में टीवी वाले इसलिए प्रचार करते हैं कि ओबीसी के लोग जब ओवैसी उल्टा पुल्टा बोलेगा तो उसको सुन करके कम से कम भाजपा के साथ खड़े हो जाते। ओवैसी का डर दिखाने के लिए टीवी वाले उसका प्रचार करते रहते। हमारा प्रचार नहीं करते, हमको तो नहीं दिखाते। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा 2 फरवरी से चला रहे, कितने महीने हो गए, किसी टीवी वाला क्यों दिखाएगा? पता है इससे तो नुकसान होगा ब्राह्मणों का, बीजेपी का, इससे तो ओबीसी का फायदा होगा अगर ये दिखाएंगे। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ओवैसी को इसलिए दिखाता है ताकि ये लोग ओवैसी को देखकर ओवैसी को डराया जाए। मुसलमानों की कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं, तो मुसलमानों का संसद पर कब्जा नहीं। शरद यादव जी जब राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय को पूछा कितने कितने लोग नौकरियों में, तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने लिख करके दिया 79.2%, मतलब 80% ब्राह्मण लोग और कुछ ऊंची जाति के लोगों का नौकरियों पर, क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर कब्जा है। तो मुसलमान कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं? ना मुसलमान है ना हम लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाया
और कहा हम मुसलमानों के विरोध में क्या कर सकते। सीनियर अधिकारियों ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते। कहा कुछ नहीं कर सकते, हम देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर। कहा जब कांग्रेस वालों ने कुछ छोड़ा होगा तब ना आप करोगे। कहा क्या मतलब। कहा जब अंग्रेजों का राज था तब मुसलमान 33% नौकरियों में थे, और जब से कांग्रेस का राज आया आपके प्रधानमंत्री बनते बनते वो 1 से 1.5% पर आ गए। अब 1 से 1.5% का मतलब है जैसे खाना खाते समय चटनी होता है कि थोड़ा सा चाट लिया, वही ना 1 से 1.5% है। तो अधिकारियों ने अटल जी को समझाया कि देखो खाड़ी देशों से तेल लेना पड़ता है, वो इस्लामिक कंट्री है, तो वहां सौदा करने के लिए अगर यहां से कोई मुसलमान अधिकारी जाता है तो उनको लगता है कि भारत सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इससे थोड़ा सहूलियत तेल के सौदे में होती है, इसलिए 1% तो कम से कम मुसलमानों को रखना ही पड़ेगा। अब जब कांग्रेस ने 1% पहुंचा ही दिया तो आप कहां ले जाओगे, इसके नीचे ले नहीं जा सकते। तो इसका मतलब यह है कि क्लास 1 क्लास 2 की जो नौकरियां हैं, मतलब जो कार्यपालिका है, उस पर भी ब्राह्मणों का कब्जा है, ना कि मुसलमानों का कब्जा। तीसरा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बाबू और चपरासी बनाने के लिए परीक्षा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बाबू और चपरासी बनने के लिए परीक्षा है, जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं। तो आप कहोगे कैसे जज बनता है, तो कॉलेजियम सिस्टम से जज बनता है। तो कॉलेजियम सिस्टम में जज कैसे बनता है, एक जज मिश्रा जी हैं, दूसरे जज त्रिवेदी जी हैं। तो मिश्रा जी ने त्रिवेदी जी को फोन किया, त्रिवेदी जी तो मेरा भतीजा है, बहुत दिन से हाई कोर्ट में वकालत कर रहा है, मगर वकालत कुछ खास नहीं है, तो थोड़ा उसको ध्यान दो, उसको जज बना लो। तो मिश्रा जी के भांजे को त्रिवेदी जी ने जज बना दिया। फिर कोलिजियम आया मिश्रा जी का, तो त्रिवेदी जी ने मिश्रा जी को फोन लगाया, मिश्रा जी आपके कहने पर हमने आपके भांजे को जज बना दिया था, मेरा भतीजा भी ऐसे ही है, थोड़ा आप उसको भी देख लेना। तो न्यायपालिका में मिश्रा जी, त्रिवेदी जी, दुबे जी का भाई भतीजावाद चल रहा है, इसलिए 98% जज ब्राह्मण है। क्षत्रिय और वैश्यों का भी नंबर नहीं लगने दिया वहां पे। हमारा बैकवर्डों का तो मामला ही बहुत दूर का है, उनका ही नंबर नहीं लगने दिया, और डर दिखा रहे मुसलमानों का। अगर मुसलमानों का कब्जा होता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर, तो फैसला मस्जिद बनने के लिए आता, मंदिर बनने के लिए नहीं आता। इससे साबित होता है कि मुसलमानों का कब्जा नहीं है, ब्राह्मणों का कब्जा है। और लोकतंत्र का चौथा पिलर है मीडिया। जब कोरोना आया भारत में तो दिल्ली से एक खबर चली, क्या खबर चली, मुसलमान कोरोना जिहाद फैला रहे हैं। जो मुसलमान विदेश से पहले आए थे और मोदी जी के एकाएक लॉकडाउन की वजह से फंस गए, दिल्ली में फंस गए, जो जहां था वहीं फंस गया, एकाएक लॉकडाउन हुआ, तो उनको आधार बना करके ये खबर चलाई पूरे देश के टीवी चैनलों ने कि मुसलमान कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, जैसे मुसलमानों ने ही कोरोना पैदा किया, ऐसा खबर चला। और उसका रिजल्ट ये हुआ, कहीं कोई मुसलमान सब्जी भी बेच रहा था तो लोग उसको भी पीटना शुरू कर दिए, उसको भी बाइकाट करना शुरू कर दिए, लोग डर गए थे। तो अगर मीडिया में मुसलमान होते तो ये कोरोना जिहाद जैसी फालतू की खबरें नहीं चलती। दूसरा, अगर मुसलमान शासक होता तो आप खबरें सुनते होंगे, किसी भी चौराहे पर मुसलमान को पीट लेते हैं, फिर क्या कहते, इसका मांस ले जा रहा था, उसका मांस ले जा, उसकी जांच कभी नहीं आती। कभी जांच सुना कि मांस की जांच हुई और पता चला ये इस चीज का नहीं, वो तो पीट लिया, खत्म हो गई कहानी उसकी। वो जांच होती रहेगी, सालों साल चलती रहेगी, पता नहीं कब आएगी, जब आएगी तो उसकी रिपोर्ट अखबार में छपेगी, नहीं छपेगी, कोई पता नहीं है। तो अगर मुसलमान शासक होता, उसका कब्जा होता, तो पीटा, चौराहे पर पीटा नहीं जाता, घरों में लोग घर में घुस के पीट ले रहे हैं, बोलते इस चीज की बिरयानी, अरे वो अपने घर में बना रहा, तुम जबरदस्ती उसके घर में घुस गए, तुम्हें कैसे पता था इस चीज की बना रहा है। अब बिरयानी की जांच नहीं होती, वो जब होगी तब होगी, जब रिपोर्ट, उसका कुछ पता नहीं, पीट लिया। अगर शासक होता, उसका कब्जा देश पर होता, तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब मुसलमानों का कब्जा नहीं है। फिर मुसलमानों का डर क्यों दिखाया जा रहा? डर इसलिए दिखाया जा रहा, अगर कांग्रेस बीजेपी वाले आए और कहें ओबीसी के भाइयों हमने तुम्हारी गिनती नहीं होने दी, तुम्हारा जितना हिस्सा है वो नहीं मिलने दिया, और तुम्हारे हिस्से पर हमने कब्जा किया, वोट दे दो, देगा कोई ओबीसी का आदमी?
अगर ब्राह्मण आए ये समझाए कि तुम्हारा हिस्सा हमने खाया, वोट दे दो, देगा एक भी वो भी। लेकिन जब कहते मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा, हिंदू एकता, तो हिंदू के नाम पर उनके पीछे खड़े हो जाते हैं ना। और अगर हम अपने को ओबीसी माने तो ओबीसी का नेता ओबीसी होगा ना, एससी का नेता एससी होगा, एसटी का नेता एसटी होगा। लेकिन जब अपने को हिंदू बन गए तब हमारा नेता ब्राह्मण रजिस्टर्ड है, पहले से ही ब्राह्मण है। तो हमारा सबका हिस्सा सबका समर्थन लेता है और सबका समर्थन लेकर के देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया हर जगह कब्जा कर लिया है। और कब्जा करने के बाद फिर हमें ये अधिकार वंचित कर रहा है। जैसे मोदी जी 14 में आए, डंका पीटा कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के, डंका पीटा। और जानवरों की गिनती किया, ओबीसी की गिनती नहीं किया, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद। ओबीसी के 314 बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोक दिया। ओबीसी के बच्चों का वजीफा बंद कर दिया, स्कॉलरशिप। और सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? जब बजट मिलेगा ओबीसी को तब ना ओबीसी का विकास होगा। बजट एक नया नहीं देते हो और कहते हो सबका साथ सबका विकास, विकास होगा कैसे? और ये जो 3 काले कानून आए ये भी तो ओबीसी के ही खिलाफ है। किसान सबसे ज्यादा कौन है? हम ही लोग ना किसान है, पिछड़े वर्ग के लोग सबसे ज्यादा किसान है। तो ये जो सारी हालात पैदा हुई है, इन सारी हालातों को हम लोगों को समझने की जरूरत है। लेकिन आप मूर्ख से मूर्ख आदमी को कुल्हाड़ी पकड़ा दो और कहो अपने पैर पर मारो, मारेगा? कहेगा मूर्ख जरूर हूं, इतना मूर्ख नहीं हूं कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारू, पैर कटेगा। तो सवाल है, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने को ओबीसी कहते हैं और ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। मगर अब प्रधानमंत्री को मूर्ख कैसे कहा जाए? प्रधानमंत्री को तो मूर्ख कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ओबीसी के पैर पे कुल्हाड़ी चल रही है। ये कुल्हाड़ी हाथ अलग है, चलाने वाले अलग। चलाने वाले कौन है? आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा कि अब ओबीसी के लोग जागृत हो गए हैं तो वो ब्राह्मण के नाम पर प्रधानमंत्री को वोट नहीं देंगे किसी ब्राह्मण को। तो अगर नरेंद्र मोदी को ओबीसी के नाम पर आगे किया जाए तो वोट मिल सकता है। तो नरेंद्र मोदी को ओबीसी के नाम पर आगे किया, जैसे उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को आगे किया, अनुप्रिया पटेल को आगे किया, ओम प्रकाश राजभर को आगे किया, वैसे दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी को आगे किया। लेकिन सरकार मोदी नहीं चला रहे हैं, सरकार पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण चला रहे हैं। और आरएसएस के ब्राह्मण ओबीसी के खिलाफ में सारे फैसले करवा रहे हैं। जैसे गांव में कभी कभी रिजर्व सीट हो जाती है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो गांव में जो पंडित ठाकुर प्रधान होता है वो अपने नौकर को नॉमिनेशन करवा देता है, जिता लेता है, और जिताने के बाद में प्रधान वही रहता है मगर नाम उसके नौकर का चलता है। तो जैसे गांव में प्रधान अपने गुलाम को बना लेते हैं, वैसे देश में आरएसएस के ब्राह्मणों ने अपने गुलाम आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना लिया और फिर हमारा ही सत्यानाश करवाया। 2017 में उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। केशव मौर्य, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, अगर ये 3 नहीं होते तो बीजेपी की सरकार ही नहीं बनती। 2017 बनती क्या? इनकी वजह से सरकार बनी, इनका मुंह देखकर लोगों ने वोट दिया। और फिर योगी आदित्यनाथ को कहां से उठा लाया, उसका तो मुंह ही नहीं दिखाया था पूरे चुनाव में। कोई नहीं कहा कि इसको मुख्यमंत्री बनाएगा, उसको उठा लाया। इतने सांड पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए जब से मुख्यमंत्री बना है। मुझे तो पूरे प्रदेश में किसान मिल रहे हैं, कह रहे हैं भैया विकास जी रात को 2-2 बजे तक लाठी लेकर के खेत में रहना पड़ता है। तो इतना तो पहले कभी नहीं हुआ था। केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया। पटेलों की हत्या हो रही है, पाल की हत्या हो रही है, यादव की हत्या हो रही है, कुशवाहा की हत्या हो रही है। कौन सी ओबीसी की जाति है जिसकी नहीं हो रही? कौन सी ओबीसी की जाति है जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है? सबके ऊपर, अधिकारी कर्मचारी से लेकर जितने लोग हैं सब पर हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती निकली, उसमें आरक्षण घोटाला हो गया और ओबीसी की सीटों पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। बांदा यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसर भरे गए, 15 में से 11 ठाकुर हो गए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 70% ठाकुर भर लिए। तो हमारे लोगों को तो ये कहा गया था कि अखिलेश सब यादवों को देते हैं, मायावती सब चमारों को देती है, हम आएंगे तो कुर्मियों को देंगे, कुशवाहा को देंगे, पाल को देंगे। इसीलिए तो ना हमारे लोग वोट किए थे। मगर अब मिल रहा है क्या? अरे भर्ती ही नहीं होगी तो मिलेगा कहां से? भर्ती ही नहीं हो रही है और सब बेचा जा रहा है। यहाँ बैठे हर आदमी की इच्छा है कि उसके परिवार में सरकारी नौकरी हो जाए, बेटा बेटी को सरकारी नौकरी मिले, बहू दामाद को सरकारी नौकरी मिले। लेकिन सरकारी होगी तब ना सरकारी नौकरी मिलेगी।
मोदी जी ने, योगी जी ने तो कसम खा लिया है, देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश के अंदर देश है ऐसा बचने भी नहीं दूंगा। तो इंडियन ऑयल बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच रहे हैं, सारी कंपनियां बेच रहे हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग की कंपनियां बेच रहे हैं, जहां जहां सरकारी है वो सब बेच रहे हैं। ना LIC बेच रहे हैं, ना सरकारी रहेगा, ना सरकारी नौकरी रहेगी। जब सरकारी नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, आरक्षण कहां लोगे? आरक्षण तो सरकारी नौकरी में है ना। जब सरकारी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, तो आरक्षण भी खत्म। और फिर लॉकडाउन में जैसे चुपके से किसानों का बिल लाया, वैसे चोरी से मजदूरों की नौकरी 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का बिल भी योगी और मोदी ने मिलकर के लाया। अब 8 घंटे नहीं 12 घंटे नौकरी हो गई, कुछ विभागों में लागू हो गई, कुछ में लागू नहीं हुई। क्यों? एक साथ सब में लागू कर देंगे, बवाल खड़ा हो जाएगा। एक में लागू होता है, दूसरा देखता है क्या उसमें हुआ ना, मेरे में थोड़ा ही हुआ है, तो फिर उसमें कुछ दिन चलता है, फिर दूसरे में हो जाता है, फिर दूसरा बर्दाश्त कर लेता, तीसरे में हो जाता है, तीसरा बर्दाश्त करता है, चौथे में हो जाता है। 8 घंटे की नौकरी नौकरी है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी। 8 बजे सुबह निकलोगे रात के 8 बजे तक, और निकलना नहीं 8 बजे पहुंचना है, तो निकलना 6 बजे है घर से। 8 बजे पहुंचोगे, रात को 8 बजे तक करोगे, फिर 10 बजे वापस घर पहुंचोगे। ये गुलामी है, नौकरी नहीं है। और वेतन 8 घंटे का मिलेगा, नौकरी 12 घंटे करनी है। पहले बेगार प्रथा चलती थी, बधुआ मजदूरी प्रथा चलती थी, संविधान ने रोक दिया था, वो फिर शुरू हो गई। बहुत सारी बातें हैं। अभी अस्पतालों में आप जाओ, जितने स्टाफ नर्स है उनको पूछो सरकारी हो क्या? सरकारी नहीं है, फिर क्या है? एनजीओ के माध्यम से भरे गए। एनजीओ के माध्यम से जो लोग भरे गए हैं, उनको जिस काम के लिए सरकार 60,000 रुपया देती है, उस काम के लिए उनको 10,000 रुपया मिलता है, उसी काम के लिए। तो इतना शोषण हो रहा है, रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है उसमें। तो ये बहुत सारी बातें हैं। कहने का ये मतलब है कि अंग्रेज और मुगल तो खत्म हो गए, मगर जो तीसरा विदेशी था, जो आर्य के रूप में छुपा हुआ था, और जिसके बगैर हम लोगों का जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई काम नहीं होता, वो हमारे बच्चों के हक अधिकार पर डाका डालकर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। ये तीसरा विदेशी है जो लुटेरा है, जिसको डॉक्टर साहब लुटेरा कहते थे। वो लुटेरा जो है वो कुंडली मारकर बैठा हुआ है और हमारे लोगों का ही समर्थन लेकर के राज कर रहा है। अंग्रेज नाम का विदेशी खत्म हो गया, लेकिन ब्राह्मण नाम का विदेशी देश का शासक हो गया। तो आज मूल निवासी दिवस है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के जो अधिकार वंचित लोग हैं वो सब इस देश के मूल निवासी, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, चाहे ओबीसी लोग हों, या इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन लोग हों, ये सब अधिकार वंचित है। अच्छा, कायस्थ भी मूल निवासी है, कायस्थ को ही देख लो। 33% भागीदारी अंग्रेजों के समय में कायस्थों की थी। आज कहीं कायस्थ दिखाई दे रहे हैं? नौकरियों में गायब हो गए। ब्राह्मणों ने इनका भी डकाल लिया, इनका भी नहीं छोड़ा, वो भी मूल निवासी है। तो जो ये मूल निवासी जो अधिकार वंचित लोग हैं, तो चूंकि आज मूल निवासी दिवस है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर अलग अलग जाति के लोग अलग अलग लड़ेंगे तो पिटाई होगी, जैसे हो रही है वैसे होगी, किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सब लोग इकट्ठा होकर के लड़े तो हमारी ताकत 85 से 90% हो जाती है। 85 से 90% लोग अगर जो इस देश के मूल निवासी हैं, अगर वो इकट्ठा हो जाएं, तो आज वो हमको पीट रहे हैं, कल हम इकट्ठा हो गए तो उनको भी पीटने लायक हम हो जाएंगे और पीट सकते हैं। लेकिन हम पीटने के लिए इकट्ठा नहीं होना चाहते, हम इंसाफ कायम करने के लिए इकट्ठा होना, क्योंकि हम तो किसान हैं। किसान अपनी फसल भी बेचता है तो पहले तौल के देता है, थोड़ा और निकाल के दे देता है, भैया थोड़ा और ले जा, कम नहीं होना चाहिए। देता है नहीं देता है? पहले तराजू में तौल देता है, उसके बाद थोड़ा और दे देता है, कौल ले जा, कम नहीं होना चाहिए। हम तो किसान हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे साथ कोई अन्याय करे ये भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जो इस देश के मूल निवासी हैं 85 से 90% लोग, वो अगर एकजुट होते हैं तो इस देश में इंसाफ कायम हो जाएगा। इंसाफ क्या है? अगर सभी के बाप दादा ने मिलकर अंग्रेजों को इस देश से भगाया, तो जैसे जब बाप मर जाता है तो 4 बच्चे हैं तो 4 को बराबर बराबर हिस्सा मिलता है, वैसे जब अंग्रेज चले गए तो इस देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जितने लोग इस देश में हैं, सबकी गिनती करो। इस देश के उद्योग धंधे, कल कारखानों में, नौकरी में, व्यापार में, जगह में, जमीन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मीडिया में,
हर जगह जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हिस्सा सुनिश्चित करो। ये इंसाफ है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। ये इंसाफ कायम करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चल रहा है। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों से ज्यादा नजदीक है और इनकी वजह से ब्राह्मण राज कर रहे हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग को पहले जगाना जरूरी है। एससी एसटी के लोग थोड़ा समझदार हो गए, लेकिन ओबीसी के जो लोग हैं ये ज्यादा, इनका दिमाग ब्राह्मणों ने, क्योंकि इनके घर में आना जाना ज्यादा है तो दिमाग भी ज्यादा खराब किया हुआ। इनकी ही मदद से ब्राह्मण मोटा हो रहा और इनकी ही मदद से राज कर रहा है। इसलिए इनको जगाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। अभी ये उत्तर प्रदेश में चल रही, आने वाले समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसको चलाएंगे। पूरे देश के ओबीसी को बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। और पूरे देश में मान लो अगर 60 करोड़ ओबीसी हैं, 60 करोड़ में 59 करोड़ को छोड़ दो, केवल 1 करोड़ को तैयार करो। और 1 करोड़ में से भी 50 लाख को छोड़ दो, केवल 50 लाख की पंचायत दिल्ली में बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि जब घर में हिस्सा नहीं मिलता तो गांव में पंचायत होती है। अगर देश में हिस्सा ना मिले तो दिल्ली में पंचायत होगी। अभी तक ओबीसी ने एक भी पंचायत दिल्ली में ऐसी नहीं किया कि उसको हिस्सा मिल जाए। लेकिन अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ठाना है कि दिल्ली में 50 लाख लोगों की पंचायत होगी। और जिस दिन 50 लाख लोग दिल्ली में उतरेंगे उस दिन दिल्ली में जगह बचेगी क्या? लाल बत्ती लग जाती तो कई किलोमीटर का जाम लगता है। 50 लाख लोग उतरेंगे दिल्ली में, जगह नहीं बचेगी। और जब 50 लाख लोगों की पंचायत दिल्ली में होगी, पूरे देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी जो इस देश के मूल निवासी हैं उनको पता चल जाएगा पिछड़ा वर्ग इस देश में इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सब इकट्ठा हो जाएंगे और इस देश में सबके साथ इंसाफ होगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। क्योंकि भारत विश्व गुरु कब था, सोने की चिड़िया कब था? जब हमारे पुरखों का राज था, मौर्य का राज था, तब था। और जब से ब्राह्मणों के हाथ में आया, कटोरा लेकर के विश्व बैंक के गेट पर खड़े रहते, कुछ डाल दो हमारे कटोरे में, शिक्षा नीति बनानी है, डाल दो हमारे कटोरे में। तो अभी तो कटोरा लेकर के भिखारी खड़े हैं। अभी तो बहुत सारी चीजों में नेपाल भी इनको आंख दिखाता है। इतनी ज्यादा हालत इनकी खराब हो गई है। तो इसलिए हमें अपना देश हमारा है तो खुद ही चलाना होगा। हम नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार लेते हैं, दूसरे को चलाने के लिए देते हैं? नहीं देते कि दूसरा पैसा नहीं लगाया, दूसरे का नहीं, खराब कर देगा। जब नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, देश क्यों दूसरों को चलाने के लिए दे दिया? चलो अभी तक नहीं जानते थे कि आर्य कौन है, अब तो पता चल गया कि आर्य कोई और नहीं ब्राह्मण है। और डीएनए से साबित हो गया ब्राह्मण, इसको इनकार नहीं कर सकते। तो जब डीएनए से साबित हो गया ये देश हमारा है, लोकतंत्र में हमारी संख्या 60% है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को मिला दिया जाए तो 85 से 90% है, तो इस देश में हम राज कर सकते हैं और इस देश को फिर से विश्व गुरु, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। इस लक्ष्य के तहत ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की यात्रा चल रही है। आप सभी लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया, समर्थन किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आगे भी जो हमारी लड़ाई होगी उसमें आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।